साल था 2001। खुले प्रशांत महासागर के बीच सिल्वर होराइजन QX778 नाम का जहाज लॉस एंजलिस पोर्ट से निकलकर अपनी तय यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। जहाज पर 5 कॉलेज फ्रेंड्स थे, 27 साल का रायन फॉस्टर, उसका दोस्त लूकस बेनेट और 3 लड़कियां मैडिसन क्लार्क, क्लोई हैरिस और विक्टोरिया रीड। कॉलेज खत्म होने के बाद वे सब एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे और आज़ादी का एहसास उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, लहरें शांत थीं और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जहाज का कप्तान था 58 साल का कैप्टन जॉर्ज वॉकर, जिसने अपनी आधी जिंदगी समुद्र में गुजारी थी, लेकिन उसके केबिन से अक्सर शराब की गंध आती थी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबको लगा कि इतना अनुभवी आदमी अपनी सीमा जानता होगा, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली समुद्र का मिजाज बदलने लगा और लहरें जहाज को जोर से हिलाने लगीं। तभी विक्टोरिया घबराई हुई दौड़ती आई और बोली कि कप्तान अपने केबिन में जरूरत से ज्यादा शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। ये सुनते ही सब भागकर अंदर पहुंचे, जहां कैप्टन जॉर्ज वॉकर फर्श पर गिरे हुए थे। उनकी सांस चल रही थी मगर बहुत कमजोर थी, दिल की धड़कन धीमी थी और पास में खुली विस्की की बोतल पड़ी थी। मैडिसन ने तुरंत उनका पल्स चेक किया, जो बेहद कमजोर था, जबकि बाहर समुद्र की लहरें और उग्र हो चुकी थीं। रायन और लूकस ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कैप्टन जॉर्ज की सांस थम गई। उसी पल जैसे जहाज की आत्मा निकल गई हो, इंजन अचानक बंद हो गया और सिल्वर होराइजन बीच समुद्र में फंस गया। न कोई दिशा समझ आ रही थी, न कोई रास्ता, और लहरें लगातार जहाज को डुबाने की कोशिश कर रही थीं। इंजन बंद होने के कारण जहाज में पानी भरने लगा और सबको एहसास हो गया कि यहां रुकना मौत है। तभी एक जोरदार झटका लगा और जहाज बाईं तरफ तेजी से झुक गया। क्लोई फिसलकर रेलिंग से टकराई और रायन ने महसूस किया कि जहाज तेजी से डूब रहा है। लूकस और मैडिसन ने मिलकर लाइफ बोट पानी में उतारी और पांचों किसी तरह उसमें कूद गए। कुछ ही पलों में सिल्वर होराइजन समुद्र में समा गया और उनकी लाइफ बोट लहरों के भरोसे रह गई। 2 दिन तक बिना खाना पानी के वे समुद्र में भटकते रहे। सूरज दिन में जलाता और रात में ठंडी हवाएं शरीर को जमा देती। दूसरे दिन क्लोई बेहोश होने लगी तो रायन ने उसे झंझोर कर जगाए रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई सो गया तो शायद फिर कभी ना उठे। दोपहर के करीब दूर एक काला धब्बा दिखा, जो धीरे धीरे एक सुनसान आइलैंड निकला। शाम तक वे किनारे पहुंचे और रेत पर गिर पड़े, थकान से टूट चुके थे। चारों तरफ घना जंगल था, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा और लहरों की गूंज। उन्हें लगा खतरा खत्म हो गया है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। भूख प्यास से बेहाल विक्टोरिया नीचे गिर पड़ी तो रायन ने समुद्र का पानी उसके चेहरे पर छिड़का। उसने धीरे से कहा, मुझे पानी चाहिए, और उसी पल रायन ने फैसला किया कि उन्हें जंगल में जाकर खाना और पानी ढूंढना ही होगा। डरते डरते पांचों जंगल के अंदर बढ़े। लूकस को कुछ जंगली फल दिखाई दिए, लेकिन भूख से तड़पने के बावजूद किसी ने उन्हें खाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बिना जानकारी कोई भी फल जहर साबित हो सकता था। वे धीरे धीरे जंगल पार करते हुए दूसरी ओर पहुंचे, जहां उन्हें नारियल के पेड़ दिखाई दिए। रायन खुशी से चिल्लाया और पत्थर से नारियल तोड़कर सबने पानी पिया, जिससे प्यास तो बुझ गई मगर भूख अभी भी बाकी थी। तभी रायन और लूकस ने लकड़ियों को घिसकर नुकीला बनाया और घंटों की कोशिश के बाद समुद्र किनारे से कुछ मछलियां पकड़ लीं। मैडिसन और क्लोई ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, मगर कई बार हाथ छिलने के बाद भी चिंगारी नहीं निकली। मजबूरी में उन्हें मछली कच्ची ही खानी पड़ी, चाहे वो कितनी भी घिनौनी क्यों न लगे। रात होते ही वे रेत पर एक दूसरे से सटकर सो गए, क्योंकि ठंड और डर दोनों बराबर थे। पहला हफ्ता उनकी जिंदगी का सबसे लंबा हफ्ता बन गया और रायन ने सबको इकट्ठा कर नियम बनाया कि कोई भी अकेले जंगल में नहीं जाएगा। वे सिर्फ नारियल और मछलियों के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। मदद का इंतजार करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर उन्होंने तय किया कि अब आइलैंड के हर कोने को खंगालना होगा। उन्होंने लकड़ियों और पत्तों से एक छोटा सा झोपड़ा बनाया ताकि रात को सुरक्षित रह सकें। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक छोटा गड्ढा मिला, जिसमें बारिश का जमा पानी था, जो साफ तो नहीं था लेकिन पीने लायक था। तभी लूकस का पैर फिसला और वो पत्थर से टकराकर घायल हो गया। खून देखकर सबको एहसास हुआ कि यहाँ छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है। कुछ दिन बाद समुद्र किनारे रायन को अजीब सी लकड़ी की आकृति दिखी।
पास जाकर देखा तो वो एक बहुत पुरानी टूटी नाव थी जिसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, वहां इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और एक फटा पुराना बैग पड़ा था। विक्टोरिया डर कर पीछे हट गई, जबकि लूकस ने बैग खोला जिसमें कुछ सड़े हुए कागज और एक जंग लगा चाकू था। वही चाकू उनके लिए उम्मीद की पहली किरण बना। रायन ने उस चाकू को पत्थर पर घिसा और निकली चिंगारी से सूखी पत्तियों में आग लगा दी। इतने दिनों बाद पहली बार उन्होंने पकी हुई मछली खाई। आग अब उनकी सबसे कीमती चीज बन गई। वही उन्हें गर्म रखती, खाना पकाती और जंगली जानवरों को दूर रखती। लेकिन उस रात रायन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ वही पुरानी नाव और इंसानी हड्डियां घूम रही थीं। उसे बार बार एक ही सवाल परेशान कर रहा था, क्या ये आइलैंड उनकी भी कब्र बनने वाला है? समय धीरे धीरे बीतता गया और दिन तारीख का हिसाब खत्म हो गया। सूरज उनका कैलेंडर बन गया और रात उनका डर। पहले साल के खत्म होते होते वे कॉलेज के दोस्त नहीं बल्कि जिंदा रहने वाली मशीनें बन चुके थे। उनके हाथ सख्त हो चुके थे, चेहरों पर हमेशा सतर्कता रहती थी और अब वे हर आवाज पहचानना सीख चुके थे। पुरानी टूटी नाव की लकड़ियों, पेड़ों की मोटी डालियों और पत्तों से उन्होंने अब एक बड़ी और मजबूत झोपड़ी बना ली थी और आग उनकी सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। मछली पकड़ना रोज का काम बन गया था और लूकस अब भाले से शिकार करने में माहिर हो चुका था। मैडिसन खाने और पानी को बराबर बांटने की जिम्मेदारी संभालती थी ताकि कोई कमजोर न पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा बदल गया था रायन। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी बल्कि हर पल फैसले लेने की थकान थी। दूसरे साल के बीच में पहली बड़ी त्रासदी हुई। एक रात भयानक तूफान आया। समुद्र उफान पर था और हवा झोपड़ी को उखाड़ देने पर तुली थी। उसी दौरान एक भारी पेड़ की डाल टूटकर क्लोई पर गिर पड़ी और सबकी कोशिशों के बावजूद उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। उन्होंने क्लोई को समुद्र किनारे दफनाया और आग के सामने घंटों चुप बैठे रहे। उस रात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह आइलैंड उनसे एक एक करके सब कुछ छीन लेगा। तीसरे साल तक आते आते वे इंसान कम और जंगली जीव ज्यादा लगने लगे थे। उनके बाल बढ़ चुके थे, शरीर दुबले लेकिन मजबूत हो गए थे और आंखों में हमेशा चौकन्नापन रहता था। एक दिन समुद्र किनारे उन्हें कुछ कपड़े मिले जो बहुत पुराने नहीं थे। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि किसी समय इंसान इस आइलैंड के पास से गुजरे हैं। ये उम्मीद का वो पल था जिसने उन्हें अंदर से फिर जिंदा कर दिया। उसी दिन रायन ने फैसला किया कि अब वे सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे बल्कि यहां से भागने की तैयारी शुरू करेंगे। 7वें साल की शुरुआत के साथ उन्होंने तय कर लिया कि अब हर दिन इस आइलैंड पर बिताया गया दिन मौत के बराबर है। इसलिए उन्होंने एक मजबूत नाव बनाने का फैसला किया, क्योंकि साधारण बेड़ा पहली ही उग्र लहर में टूट सकता था। जंगल के सबसे सख्त पेड़ों को चुना गया और लूकस घंटों पत्थरों से लकड़ी काटता रहा। उसके हाथों से खून निकलता, लेकिन वो रुका नहीं। मैडिसन बेलों को गूंथकर रस्सियां बनाती और विक्टोरिया सूखी मछलियां व नारियल जमा करती ताकि सफर के लिए खाना तैयार हो सके। हर शाम वे आग के पास बैठकर रेत पर नक्शे बनाते और सितारों से दिशा समझने की कोशिश करते। उन्हें पता था कि समुद्र दूसरी बार उन्हें माफ नहीं करेगा। 9 महीने की लगातार मेहनत के बाद जब नाव तैयार हुई तो वो भले ही कच्ची दिखती थी, लेकिन उनके लिए वही आजादी की आखिरी उम्मीद थी। जिस दिन निकलने का फैसला हुआ, उस सुबह समुद्र अजीब तरह से शांत था। उन्होंने पीछे मुड़कर आइलैंड की तरफ नहीं देखा, क्योंकि डर था कि हिम्मत टूट जाएगी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी और 7 साल की कैद पीछे छूट गई। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही नाव ने आइलैंड का किनारा छोड़ा, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। पहला हफ्ता उम्मीद से बेहतर गुजरा। दिन में सूरज दिशा दिखाता और रात को तारे रास्ता समझने में मदद करते। वे बारी बारी से नाव संभालते और सूखी मछली व नारियल का पानी बचाकर खाते पीते रहे। लेकिन 8वें दिन समुद्र का मिजाज अचानक बदल गया और लहरें ऊंची होने लगीं। हर झटके में नाव टूटती हुई महसूस होती और डर फिर से उनके दिलों में घर करने लगा। 10वें दिन लूकस की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार नमकीन पानी, धूप और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। बुखार में वो बेसुध होकर बड़बड़ाने लगा और मैडिसन ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की,
लेकिन 12वें दिन उसकी सांसें थम गईं और नाव पर सन्नाटा छा गया। उनके पास ना दफनाने की जगह थी, ना रुकने का विकल्प। इसलिए मजबूरी में उन्होंने लूकस के शरीर को समुद्र को सौंप दिया। ये पल उनके लिए दूसरी बड़ी टूटन था, क्योंकि 7 साल की जंग के बाद अब वे एक एक करके फिर से बिछड़ रहे थे। 13वें दिन पानी लगभग खत्म हो चुका था और होंठ सूख कर फट गए थे। विक्टोरिया होश और बेहोशी के बीच झूल रही थी। तभी रात को भयानक तूफान आ गया। लहरों ने नाव को खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया और अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तेज झटके में विक्टोरिया का संतुलन बिगड़ा और वो समुद्र में गिर गई। उसकी चीखें कुछ ही सेकंड में लहरों की आवाज में दब गईं और नाव पर सिर्फ रायन और मेडिसन बचे। 16वें दिन दोनों इतने कमजोर हो चुके थे कि बैठना भी सजा जैसा लग रहा था। रायन बार बार मेडिसन को जगाए रखता, क्योंकि उसे पता था कि सो जाना मतलब हार मान लेना है। 18वें दिन सुबह सूरज निकला तो दूर क्षितिज पर एक काली रेखा दिखाई दी। जमीन, उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी, लेकिन उसी पल मेडिसन बेहोश होकर डेक पर गिर पड़ी। रायन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर नाव को उस दिशा में मोड़ दिया। उसके हाथ छिल गए, शरीर जल गया, मगर वो रुका नहीं। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी और रायन ने कांपते हाथों से संकेत देने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर ने दिशा बदली और उनकी ओर बढ़ने लगा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि 7 साल की जंग के बाद वो आखिर मौत से जीत के इतने करीब था। ऊपर से रस्सी नीचे डाली गई और रेस्क्यू टीम ने पहले बेहोश मेडिसन को बांधा, फिर रायन को ऊपर खींच लिया। नीचे नाव लहरों में डगमगाती रही और उनकी 7 साल की कहानी समुद्र में छूट गई। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अगर कुछ घंटे और देर हो जाती तो मेडिसन नहीं बचती। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि 5 कॉलेज दोस्तों में से सिर्फ 2 लोग 7 साल बाद जिंदा मिले हैं। मीडिया ने इसे चमत्कार कहा और अखबारों में हेडलाइन छपी, लॉस्ट एट सी, फाउंड आफ्टर 7 years। आज भी जब रायन से पूछा जाता है कि सबसे मुश्किल पल कौन सा था, तो वो कहता है वो दिन जब उम्मीद मरने वाली थी, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन वो सच में हार जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर एक पल के लिए भी आपने सोचा है कि मैं उनकी जगह होता तो क्या करता, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी और असली दिल को छू लेने वाली सर्वाइवल स्टोरीज लाने की हिम्मत देती है। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।